आरपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत करता है। आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान एवं कला संस्कृति का एक अच्छा टॉपिक है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों से प्रीवियस ईयर में और देखा जाए तो प्रीवियस जितनी भी भर्ती हुई है उन सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें से हर बार कोई ना कोई एक प्रश्न आता है। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये वीडियो लोगों के पास पहुंचे और इस पे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की प्रस्तुति कर सके आपके सामने। तो आप आज के टॉपिक को सेशन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र को पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर जो लोक वाद्य यंत्र है इसके लिए कोई एक संस्था है जिसे हम बोलते हैं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना सन 1997 में 16 दिसंबर सन 1957 के अंदर जोधपुर के अंदर की गई थी। और इसका जो नोडल विभाग है वो कला एवं संस्कृति विभाग है। इसकी बात करें तो इसके लिए एक जो अकादमी जो बनी हुई है या संस्थान बोल सकते हैं हम, अकादमी या एक संस्थान की बात करें तो वो है राजस्थान संगीत एवं नाटक अकादमी। राजस्थान एवं संगीत नाटक अकादमी, इसकी हम बात करें कि इसकी जो स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1957 को। इसके विभाग की बात करें, जो इसका जो विभाग होता है किस विभाग के अंतर्गत ये कार्य होते हैं कार्यगत करता है, तो जो विभाग है इसका कला एवं संस्कृति विभाग। कला एवं संस्कृति विभाग, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र हैं उनको चार प्रकार से विभाजित किया गया है। चार प्रकार का मतलब है कि इनको चार श्रेणी में रखा गया है। पहली जो श्रेणी है वो तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी आती है। दूसरी जो श्रेणी आती है वो सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी होती है। तीसरी जो श्रेणी है ताल वाद्य यंत्र या उनको अपन अवनत वाद्य यंत्र की श्रेणी के रूप में रखते हैं। और जो चौथा है वो घन वाद्य यंत्र के रूप में रखते हैं। तत्व जो वाद्य यंत्र होते हैं, अर्थात तत्व वाद्य यंत्र का मतलब जो होता है वो तारों से होता है। वे वाद्य यंत्र जिनमें तारों से ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुशील वाद्य यंत्र जिनमें वायु या हवा मारने से, हवा फूकने की वजह से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह सुशील वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अवनत या ताल वाद्य यंत्र जो होते हैं कि जिसमें किसी चमड़े को, मतलब कोई भी ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें चमड़ा लगा होता है, जिनको पीटने से, जैसे कि ढोल हुआ, हमारा ढोलक हुआ, तो उनसे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वो अवनत वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और घन अर्थात मतलब एक तरीके से धातु, धातु को पीटने से जो आवाज निकलती है, तो वो जो जिस प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं वो घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो जो हम पहली जो श्रेणी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पहली श्रेणी तत्व वाद्य यंत्र। जो राजस्थान के जितने भी जो वाद्य यंत्र हैं तो उनको चार श्रेणी में बांटा गया है। वाद्य यंत्र पहली है हमारे पास तत्व वाद्य यंत्र। दूसरी श्रेणी है, दूसरी श्रेणी में जिसको अपन बोलते हैं सुशील वाद्य यंत्र। तीसरी श्रेणी जो है उसको हम अवनद या ताल बोलते हैं हम। और फोर्थ जो श्रेणी है उसको हम बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। पहली जो श्रेणी है इसका मतलब तार से है, ठीक है। तत्व वाद्य यंत्र जो है उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो जो पहले जो हमारे जो वाद्य यंत्र है, पहला जो वाद्य यंत्र जिसको हम पढ़ेंगे वो है हमारे तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र को पढ़ने के लिए जो हमारा पहला जो वाद्य यंत्र हम जो पढ़ेंगे वो है तत्व वाद्य यंत्र। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जो ट्रिक है वो है दुख में कसाई रात भर सुर में रब रब गाता रहा। तो इसको जो हम पढ़ते हैं तो जो वाद्य यंत्र जो निकलेंगे, जो तत्व वाद्य यंत्र हैं, तो पहला बनेगा दुख से दुकाको। दुकाको वाद्य यंत्र बनेगा। का से जो बनेगा हमारे पास बनेगा वो कमाइचा बनेगा। तीसरा जो वाद्य यंत्र आएगा हमारे पास सा से सारंगी बनेगा।
फोर्थ जो वाद्य यंत्र आएगा वो हमारे बनेगा एकतारा। फिफ्थ जो बनेगा हमारे पास रास है रावड़त्ता। सिक्स नंबर पे जो हमारा बनेगा तास है तंदूरा, या इसको हम चौतारा के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है। छठवा या सातवें नंबर पर जो हमारे पास है भात से बनेगा वो बनेगा हमारे पास भपंग, या इसको अपन बोलते हैं अपंग। ठीक है। आठवें नंबर पर जो आएगा हमारे पास सा से आएगा सुरिंदा। ठीक है। या इसको अपन सुरमंडल भी कह सकते हैं, सुरमंडल। ठीक है। नौवें जो नंबर पर आएगा हमारे पास रव से रवाज। 10वें नंबर पे जो आएगा हमारे पास रबाब। ठीक है। और 11वें नंबर पर आ जाएगा हमारे पास जंतर। ठीक है। 12वें नंबर पर आ जाएगा हमारे पास गुजरी। ठीक है। और और भी हो सकते हैं, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सुरिंदा जो वाद्य यंत्र होता है, ये इसके बारे में हम जान सकते हैं कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का जो लोगो है, ठीक है, उसके ऊपर सुरिंदा वाद्य यंत्र बना हुआ है। ठीक है सर। तो हम पहला जो वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, तत्व वाद्य यंत्रों में जो पहला वाद्य यंत्र जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ते हैं हम सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। सारंगी वाद्य यंत्र। ठीक है। जो पहला आएगा हमारे पास सारंगी। सारंगी वाद्य यंत्र। ठीक है। सारंगी वाद्य यंत्र को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो जो इसकी जो बनावट होती है वो किस प्रकार की होती है, क्या किस लकड़ी का इसमें प्रयोग होता है, उसको हम इस तरीके चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है। ये एक लकड़ी नुमा एक आकृति होती है। ठीक है। और ये इस प्रकार से एक इसमें हिंज होती है जिसमें तार जो कसे होते हैं। इसकी आकृति ये गोलाई नुमा लिए होती है। यहाँ से ये गोलाई नुमा एक आकृति लिए होती है। यहाँ पर जो होते हैं वो तारों का एक सिरा होता है। तारों का एक सिरा होता है जहाँ पे जो तार यहाँ प्लेट से बंधे होते हैं। और ये जो तार होते हैं इनमें जो सुर या ताल जो हमें दी जाती है वो इन गुटकों के माध्यम से दी जाती है, जिसमें जो तार होते हैं वो कसे हुए होते हैं। ठीक है। अब ये जो तार होते हैं, ये जो लकड़ी जो होती है, लकड़ी वो सागवान की, कैर की, बोल सकते हैं हम, सागवान की लकड़ी बनी होती है, रोहिड़ा की लकड़ी की बनी होती है, या कैर की लकड़ी की बनी होती है। इसमें जो तार दिए जाते हैं, इसमें जो तार होते हैं, ये जो तार, इसमें जो तारों की जो संख्या होती है वो होती है 27। ठीक है। इसमें जो तार होते हैं, तारों की संख्या कितनी होती है? 27। ये जो तार जो होते हैं, ये बकरे के जो आंत होती हैं, बकरे की जो पेट में जो आंत होती हैं, उनसे ये बने होते हैं। लेकिन वर्तमान में आंतों का प्रयोग ना करते हुए धातु के तारों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये जो तार होते हैं बकरे की आंत के या फिर धातु के तार होते हैं। ठीक है। ये जो आकृति होगी, ये हमारी जो वो है वो सारंगी वाद्य यंत्र है। ये जो आकृति है, ये लकड़ी जो होती है इसकी, लकड़ी, ये जिस लकड़ी का बना होता है ये होती है या तो सागवान की लकड़ी होती है, सागवान, रोहिड़ा, या फिर केर की लकड़ी। ठीक है। इस सारंगी जो वाद्य यंत्र होता है, इसको हम एक लकड़ी का एक गज होता है उससे हम इसको बजाते हैं। लकड़ी का जो गज होता है उस पर एक तार बंधा होता है। वो जो तार होता है वो घोड़े की पूंछ के बाल से बनाया जाता है, जिसको हम गज के रूप में जानते हैं। एक गज होता है, एक लकड़ी का गज होता है, इसमें एक तार बंधा होता है। ठीक है। ये एक लकड़ी नुमा आकृति है, ये लकड़ी नुमा एक आकृति है। इसमें ये तार होता है वो घोड़े की पूंछ के बाल का बना होता है। इस घोड़े की पूंछ के बाल को जब इन तारों पर रगड़ा जाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक सुरीली ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे वह जो वाद्य यंत्र आवाज पैदा करता है, वह सुरीली आवाज पैदा करता है। जिस वजह से सारंगी वाद्य यंत्र को सभी तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे सुरीली आवाज वाला वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं, या सबसे अच्छा वाद्य यंत्र के रूप में इसको हम जानते हैं। तो इसके बारे में पढ़े तो ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है।
तत्वाद्य यंत्र है, इसमें जो लकड़ी होती है वो होती है सागवान की, रोहिड़ा की और केर की लकड़ी का प्रयोग होता है। इसमें जो तारों की संख्या होती है वो 27 होते हैं, 27 तार होते हैं। ये बकरे की आंत के या धातु के बने हुए होते हैं और इसको एक गज की सहायता से बजाया जाता है। गज, ठीक है, इसको गज बोलते हैं। गज की सहायता से इसको बजाया जाता है। अब जो सारंगी वाद्य यंत्र है वो भर्तहरि, नाथपंथी साधु, जो नाथपंथी साधु होते हैं वो भर्तहरि व गोपी चंद की गाथा गाते हुआ, गोपी चंद जी की गाथा गाते समय इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब जो प्रयोग होती है तो इसको कोई जाति बजाती है, इसका प्रयोग करती है। जब जब भर्तृहरि और गोपीचंद जी की गाथा होती है तो जो जोगी जो होते हैं वो जो लोग होते हैं वो कौन सी जाति के होते हैं, तो वो जाति की बात करें तो वो लंगा एवं मांगड़ियार जाति के लोग होते हैं। मांगड़िया जाति के जो भोपे होते हैं वो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम ये लंगा एवं मांगड़िया जाति से समझ सकते हैं कि इस वाद्य यंत्र का प्रयोग राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अर्थात जैसलमेर बाड़मेर वाले रीजन में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो हम बोले हैं तो राजस्थान के कहाँ पर, जैसलमेर में प्लस बाड़मेर में, और थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो अलवर में और भरतपुर में इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो अब ये जो सारंगी होती है, राजस्थान में कौन सी सारंगी का प्रयोग करते हैं, तो राजस्थान के अंदर जो सारंगी होती है वो गुजराती एवं सिंधी सारंगी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में, ये तत्वाद्य यंत्र में सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। तो तत्वाद्य यंत्र भरतपुर गोपीचंद जी गाथा गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। लंगा एवं मांगड़िया जाति इसका प्रयोग करती है। जैसलमेर बाड़मेर अलवर भरतपुर वाले क्षेत्रों में मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है और गुजराती और सिंधी सारंगी का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अगले जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में। अगला जो वाद्य यंत्र है वो हम पढ़ेंगे रावण हत्ता वाद्य यंत्र। रावण हत्ता की बात करें तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र राजस्थान का अत्यंत प्राचीन एक तत्व वाद्य यंत्र है। ये अगर बोला जाए तो जो भारत के अंदर जो रावण हत्ता जब आया था वो श्रीलंका से आया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रावण हत्ता अत्यंत प्राचीनतम वाद्य यंत्र के रूप में भी इसको गिना जाता है। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र की एक आकृति होती है, ये एक लकड़ी नुमा आकृति का होता है जिसके अंदर नीचे एक नारियल का खोल होता है, नारियल का खोल होता है जिसपे बकरे के जो चमड़ा होता है, बकरे का जो खाल का जो चमड़ा बनता है उसके ऊपर लपेटा जाता है, जिसमें तार लगाए जाते हैं। इसमें जो तारों की संख्या होती है 9 होती है। तो उसमें एक तारों को बजाने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक मतलब सुरीली या एक मधुर ध्वनि इसमें से निकलती है, इसलिए इसको तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में हम रखते हैं। जो कि जो रावण हत्था होता है, रावण हत्था की जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। ये होता है, इस पे एक खोल लगा होता है, ठीक है, ये एक खोल होता है, इसके ऊपर यहाँ पर गुटके लगे होते हैं जो तारों को कसने का काम करते हैं। इसमें जो तार बंधे होते हैं वो तार यहाँ बंधे होते हैं, ये जो तार होते हैं, ये जो आकृति होती है ये नारियल की मुलायम लकड़ी होती है, नारियल की मुलायम खोल को कह सकते हैं हम। ठीक है, इस पर एक लेदर लगा होता है, यहाँ पे लेदर लगा होता है, ये बकरे की खाल का, बकरे की खाल का चमड़ा होता है, बकरे की खाल का चमड़ा होता है। इसमें जो तार होते हैं, तारों की जो संख्या होती है वो 9 होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका रावण हत्था वाद्य यंत्र अत्यंत प्राचीन वाद्य यंत्र है, ये श्रीलंका से भारत के अंदर आया था। इसका जो प्रयोग होता है, रावण हत्था का जो वाद्य यंत्र जो प्रयोग होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो रामदेव जी थे, रामदेव जी, ठीक है, पाबू जी, और रामदेव जी, पाबू जी, डूंग जी, जवाहर जी की फड़का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था। वाचन के समय
इस रावण वाद्य यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। इसमें जो तारों की संख्या होती है वो होती है 9। रावण जो वाद्य यंत्र है एक सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, सॉरी, ये रावण जो वाद्य यंत्र है वो एक तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसके प्रसिद्ध कलाकार की हम बात करें, लच्छी राम जी। ठीक है, इसकी आकृति या बनावट को हम दोबारा समझते हैं। ये एक लकड़ी नुमा आकृति होती है। ठीक है, इसमें जो जो खोल होता है ये नारियल की मुलायम लकड़ी का खोल होता है। इसके ऊपर एक चमड़ा लगा होता है। चमड़ा जो होता है वो बकरी की खाल का चमड़ा होता है। इसमें जो तार होते हैं वो 9 होते हैं। इसको एक धनुष नुमा आकृति, धनुष नुमा जो आकृति होती है उसको अपन बोलते हैं गज। ये जो गज होता है इसमें सेम घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। इसमें भी घोड़े के पूंछ के बाल, घोड़े के पूंछ के बाल, तो जो घोड़े के जो पूंछ के बाल होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको रोल किया जाता है, और रोल करते इतना रोल किया जाता है तो वो एक तारनुमा आकृति ले लेता है। उस तारनुमा आकृति को लकड़ी पर बांधा जाता है जिससे ये गज बनता है, और इस गज को इस पर रगड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये मधुर ध्वनि जो बनती है तो वो रावण पर निकलती है। रावण में जो तारों की संख्या होती है वो 9 होती है। कई रावण ऐसे होते हैं जिनमें तारों की संख्या 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, नहीं होना है। बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सही माना गया है वो 9 को सही माना गया है। इसलिए अगर परीक्षा में तीनों ऑप्शन आते हैं तो हम 9 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा जो वाद्य यंत्र हम जो हम पढ़ते हैं, तीसरे वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम भपंग। भपंग वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। जो तीसरा जो वाद्य यंत्र है बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र है। इसकी आवाज बहुत ही अच्छी, ध्वनि जो है इसकी बहुत अच्छी है, और सबसे डिफरेंट ध्वनि जो होती है। भपंग वाद्य यंत्र की बात करें तो भपंग एक डमरू नुमा आकृति का जो एक वाद्य यंत्र होता है, ये कुछ इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, इसका एक सिरा, ये जो ऊपर का सिरा होता है ये बंद होता है। ठीक है, और ये नीचे का होता है ये खोखला होता है, जिसके अंदर एक तार लगा होता है। तार, यहाँ एक तार लगा होता है। जो इसके जो वादक होते हैं इस तार को नखवी की सहायता से बजाते हैं। नखवी, नखवी एक एक तरीके से बेलन बेलन नुमा एक आकृति का होता है। ठीक है, ये बेलन नुमा एक आकृति का होता है। इस नखवी की सहायता से इस तार को बजाया जाता है, नखवी। और ये जो आकृति है ये भपंग की आकृति है। भपंग में कई ऐसे भपंग होते हैं जो सादा भी बने, केवल लकड़ी से बने होते हैं। कई भपंग ऐसे होते हैं जिसपे चमड़ा लगा होता है, जिसमें कुछ आकृतियां डिजाइन होती हैं, कुछ लगभग लगभग कुछ इस प्रकार से आकृतियां डिजाइन होती हैं। और ये एक बहुत ही मधुर और कुछ अलग ही तरीके की आवाज निकालने वाला वाद्य यंत्र है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक कैसा वाद्य यंत्र है, ये एक तत्व वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, नखवी की सहायता से इसको बजाया जाता है। नखवी की सहायता से, नखवी की सहायता से इसको बजाया जाता है। इसकी आकृति जो होती है डमरूनुमा आकृति होती है, डमरूनुमा आकृति। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, उमर फारूक मेवाती और जहूर हाँ मेवाती। ठीक है, उमर फारूक मेवाती को पद्म श्री मिला हुआ है सन 2026 के अंदर। ठीक है, सन 2026 को उनको पद्म श्री के लिए चयनित किया गया, इनको पद्म श्री मिला हुआ है। इसका जो क्षेत्र है ये मुख्यतः कहाँ बजाया जाता है, तो ये एक तरीके से मेवात क्षेत्र में है। मेवात क्षेत्र, हम अलवर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डमरूनुमा जो आकृति होती है इसको मेवात क्षेत्र अलवर में बजाया जाता है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार उमर फारूक मेवाती और जरूर खान मेवाती हैं। ठीक है, तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। नखवी की सहायता से बजाया जाता है। इसमें एक सिंगल तार लगा होता है, इस तार को इसके माध्यम से बजाया जाता है। ठीक है, अब जो हम अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं, अगले टॉपिक में सॉरी टॉपिक कह रहा, अगले वाद्य यंत्र को पढ़ते हैं तो वो है हमारा जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र है। जंतर वाद्य यंत्र को हम पढ़ते हैं। ठीक है,
जंतर जो वाद्य यंत्र होता है वो एक तरीके से वीणा का प्रारंभिक रूप है। वीणा का प्रारंभिक रूप होता है, वीणा के समान होता है। इसमें दो तंदूरे लगे होते हैं जिसपे मगरमच्छ की खाल के 27 या 24 पर्दे लगे हुए होते हैं। इनको मोम की सहायता से इसको चिपकाया जाता है। इसमें जो तार लगे होते हैं, जो तारों की संख्या होती है वो 4 या 5 या 6 होती है। इसको वीणा का प्रारंभिक रूप भी हम कह सकते हैं। तो ये जो वाद्य यंत्र होता है वो, इसकी जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ एक कुछ बतखनुमा एक आकृति होती है, हम कह सकते हैं कुछ बतखनुमा आकृति या कुछ भी आकृति हो यहाँ हो सकती है। ये जो बने होते हैं इसमें कुछ दो तंदूरे बने होते हैं इस प्रकार के। इसमें दो तंदूरे होते हैं, यहाँ इसमें तार कसे हुए होते हैं, तार जो कसे हुए हैं, ठीक है। तारों की जो संख्या होगी वो लगभग लगभग 4, 5 और 6 होती है, ठीक है। ये तंदूरे जो बने होते हैं इनमें पर्दे लगे हुए होते हैं। मगरमच्छ की खाल के जो होते हैं इसमें कुछ डिजाइन इस प्रकार से कुछ डिजाइन होती हैं। इसमें जो पर्दे होते हैं वो मोम की सहायता से चिपकाए जाते हैं। मोम की सहायता से इन पर्दों को चिपकाया जाता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। मगरमच्छ की खाल, मगरमच्छ की खाल में इसके जो इसमें 24 पर्दे होते हैं और इनको मोम की सहायता से चिपकाया जाता है। मोम की सहायता से चिपकाया जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। इसमें तंदूरा होते हैं, इसमें 24 पर्दे हो या 27 पर्दे लगे हुए होते हैं। मगरमच्छ की खाल के बने होते हैं जिनको मोम की सहायता से चिपकाया जाता है। और इसमें जो तारों की संख्या होती है वो 4, 5 या 6 हो सकती है। जो जंतर वाद्य यंत्र होता है वो देवनारायण जी के फड़का वाचन में होता है। तो जो देवनारायण जी की फड़के वाचन करते समय जो गुजर बगड़ावत भोपे होते हैं, ये जो कुआरे भोपे होते हैं वो जंतर वाद्य यंत्र का ही प्रयोग करते हैं। ये वीणा का प्रारंभिक रूप है, तो इसको अपन सीधा सीधा पढ़ते हैं। तो किस श्रेणी में आएगा ये पहले? तो तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में, तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है। इसमें तारों की जो संख्या होती है वो 4, 5 या 6 होती है। वीणा का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं इसको, वीणा का प्रारंभिक रूप, ठीक है। देवनारायण जी, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गुर्जर बगड़ावत भोपे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा जंतर वाद्य यंत्र होता है। ये तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। अब जो हम अगला जो वाद्य यंत्र पढ़ने वाले हैं वो हम सुरिंदा वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे। सुरिंदा जो वाद्य यंत्र है उसको पढ़ेंगे। सुरिंदा वाद्य यंत्र, सुरिंदा वाद्य यंत्र के बारे में हम सीधा सीधा ये समझ सकते हैं, इसको सतारा व मुरली के साथ बजाया जाता है। ये जो वाद्य यंत्र होता है इसको सतारा एवं मुरली के साथ बजाया जाता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है वो है कि ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का प्रतीक चिन्ह पर प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक का प्रतीक चिन्ह है। जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो सुरिंदा ही है, सुरिंदा वाद्य यंत्र है। ये तत्व वाद्य यंत्र आपकी श्रेणी में आता है। तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है। आशा करता हूँ आज का सेशन जो आपको अच्छा लगा होगा, आपको जो जानकारी दी गई है वो अच्छी लगी होगी। ये तत्व वाद्य यंत्र की जो श्रेणी है, जो आज हमने 4 या 5 तत्व वाद्य यंत्र पढ़े हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे।
अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए आगे और अच्छी-अच्छी मैं क्लास आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू।